जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गति के समीकरण को सिद्ध करने का दूसरा मेथड हम लोग पढ़ेंगे, जिसे कलन विधि कहते हैं। अगर आप पहले वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हम लोग ग्राफीय विधि से गति के समीकरण को सिद्ध किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले जाइए वहां पर देखिए, और ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए सिद्ध करते हैं हम लोग कलन विधि से गति के समीकरण को। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो ए होता है यानी त्वरण होता है वो क्या होता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहां से हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि ए बराबर dv बटा dt लिखेंगे। ये क्या है, dv और dt क्या है? तो समझिए कि वेग में जब छोटा छोटा परिवर्तन हो तो उसे हम लोग dv, और समय चूंकि लगेगा समय, तो उसके लिए हम लोग dt का यूज करते हैं। तो अब क्या करेंगे, चूंकि इधर ये भाग में है, इधर आएगा तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा। तो यहां से हम कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब जब इतना हम लोग लिख दिए तो अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम लोग समाकलन करेंगे। तो समाकलन कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि दोनों तरफ उचित सीमाओं में समाकलन करने पर तो देखिए अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ उचित सीमाओं में समाकलन करेंगे। ये उचित सीमा क्या होता है? कहने का मतलब है कि जब यहां पर लिखा हुआ है dt, तो ये t के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, सीमा लगाएंगे, यानी निश्चित समाकलन। आप लोग इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं आपको कि यहाँ पर जब भी यानी dt लिखा हुआ है और इसका समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ये जानिए कि समाकलन होता किसका है। तो जिसके साथ d लगा हो उसी का समाकलन करते हैं। और इसमें उचित सीमा का मतलब क्या हुआ कि t जो है आखिर इसमें परिवर्तन कहां से कहां तक हो रहा है, तो 0 से लेकर t तक हो रहा है। इसलिए यहां पर जो समाकलन होगा 0 से t के लिए होगा, यानी ये सीमा हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये अगर रहे कि dt, तो बताइए a का समाकलन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो d के साथ लगा होगा उसी का समाकलन होगा। तो ये नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। एक और इसमें कंसेप्ट समझिएगा कि इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको समाकलन निकालना हो, कि जैसे v दिया हो और फिर यहाँ पर dv दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब समाकलन इसका करिएगा तो ये जो v है और यहाँ भी v है, d के साथ भी v है, इसका मतलब यहाँ दोनों का समाकलन होगा। और जब दोनों का समाकलन होगा तो ये नियम रहता है कि यहाँ पर v का जितना पावर है, तो v का पावर यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ पर जब इसका समाकलन होगा तो इसका पावर जुड़ जाएगा और बाटा में ये जितना है वो लिख देंगे, यानी 112, तो v² बटा 2, ये इसका समाकलन होगा। इसका समाकलन ये होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ चलते हैं और इधर दोनों तरफ समाकलन कर रहे हैं। अभी a हो गया और ये dt, और यहाँ से आ गया, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, ठीक है। अब देखिए समाकलन जब करिएगा तो यहाँ पर 0 से होगा और ये t तक। लेकिन अब भी जो होगा ये क्या है, वेग है। तो वेग में परिवर्तन कहां से कहां तक हो रहा है, तो प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ u लिखेंगे और यहाँ v लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हम करेंगे तो इसको ऐसे मोड से लिखेंगे और जिसका नहीं हो रहा है उसको बाहर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ a लिख देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, ये dt का t ही होता है और यहाँ पर सीमा लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, ऐसे करेंगे और यहाँ भी ही होगा और यहाँ पर सीमा लगा देंगे इसका, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसी को जब ये करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, a तो ठीक है। और जब यहाँ पर देखिए ये मोड के अंदर में जो है, इसके जगह पर पहले हम लोग उच्च सीमा लिखते हैं, यानी जो अपर लिमिट होता है उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे t, तो t का हो जाएगा, यहाँ t हो जाएगा और माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्या है, 0 है, तो t के जगह पर जब 0 रखिएगा तो ये ऐसे होगा। अब यहाँ पर बराबर के इस साइड रखिए, इस साइड देखिएगा तो यहाँ v के जगह पर क्या रखेंगे जी, तो v रखेंगे और माइनस यहाँ पर क्या है, u रख देंगे एक बार, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आएगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं,
अभी क्या हो गया, एटी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, v माइनस यू हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ माइनस में है u, तो इधर आएगा तो क्या होगा, जब LHS में लेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा कि v बराबर u प्लस एटी, और यही क्या हो गया जी, हमारा गति का प्रथम समीकरण सिद्ध हो गया। आशा कर सकते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से तेजी से इसको समझते हैं। प्रथम समीकरण है, हम लोग लिखेंगे कि a बराबर dv बटा dt, यानी कि वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष, और इसे क्या करेंगे, जब ये बटा में है इधर लाएंगे तो गुना हो जाएगा, a dt बराबर dv हो जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ उचित सीमाओं में समाकलन करने पर, और समाकलन इस तरह से चिन्ह होता है समाकलन का, और ये समाकलन किसका करते हैं, जो d के साथ में जुड़ा होता है। तो ये t है, t का समाकलन करेंगे तो उचित सीमा क्या होगा, t में परिवर्तन कहाँ से हो रहा है, 0 से लेकर t तक, तो यहाँ 0 लिखेंगे और अपर लिमिट t लिखेंगे। ठीक है, इधर देखिए v यानी वेग में परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक हो, u से v तक, तो यहाँ पर u लिखेंगे और अपर लिमिट क्या लिखेंगे, v लिखेंगे। अब इसको मोड से क्या करते हैं, लगाते हैं, और जिसका समाकलन नहीं करना है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो a को बाहर निकालेंगे तो बचेगा t, और dt का समाकलन का होता है t होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ भी अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, a तो बाहर निकल गया, अब ये क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं, और t के जगह पर अपर लिमिट रखेंगे तो t, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, इस तरह से होगा। और यहाँ भी रखेंगे तो v, और लोअर लिमिट रखेंगे तो u, माइनस हो गया। अब देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये गुना होगा तो 80 हो जाएगा, यानी कि u प्लस 80, ये v बराबर क्या निकल गया, u प्लस 80। यही गति का प्रथम समीकरण है। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं और गति का दूसरा समीकरण किस तरह से निकालते हैं। तो चलिए अब हम लोग गति के दूसरे समीकरण की ओर चलते हैं, और यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग v बराबर dx बटा dt लिखेंगे। अब ये dx बटा dt क्या होता है इसको समझिए। देखिए हम लोग लिखेंगे कि v बराबर dx अपॉन dt। ये dx अपॉन dt क्या हुआ, तो जब आप जानते हैं कि विस्थापन यानी स्थिति में जब परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष, तो उसे हम लोग वेग कहते हैं। जब समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे वेग कहते हैं, इसीलिए लिखे हैं v बराबर dx अपॉन dt। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको ये बटा में है इधर लाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v dt बराबर dx, इतना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर गति के प्रथम समीकरण से लिखेंगे कि चूंकि गति के प्रथम समीकरण से, और ये प्रथम समीकरण से क्या करेंगे, तो प्रथम समीकरण से ये v है, और v के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, प्रथम समीकरण क्या है, तो v बराबर u प्लस 80 है, और यहाँ से हम लोग v के जगह पर रख देंगे u प्लस 80, तो ये होगा u प्लस 80, और फिर यहाँ होगा dt बराबर dx, इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यह से बारी बारी से इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, u dt प्लस 80 dt, इस तरह से होगा, बराबर क्या है, dx। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर उचित सीमाओं में समाकलन करेंगे, लिखेंगे कि दोनों तरफ उचित सीमाओं में समाकलन करने पर, इस तरह से हम लोग कर देंगे। अब देखिए उचित सीमाओं समाकलन करिए तो यहां भी हो जाएगा समाकलन, तो u dt प्लस 80 dt बराबर dx, इस तरह से होगा। अब आपको क्या बताया है कि समाकलन उसी का होगा जो d के साथ होगा, तो यहाँ देखिए d के साथ तो u नहीं है, इसका मतलब ये u बाहर आ जाएगा। अब u बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, dt। अब देखिए dt का जो समाकलन होता है वो t होता है, और t क्या होगा, उचित सीमाओं में समाकलन करना है। तो ये आप जानते हैं 0 से t तक जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये भी 0 से लेकर t तक जाएगा, ठीक है, और ये कहां से कहां तक जाएगा। अब देखिए ये स्थिति है, तो स्थिति कहां से बदलता है, तो प्रारंभिक बिंदु से क्या होता है, अंतिम बिंदु तक, अंतिम स्थिति। तो इसके लिए हम xi लिख देंगे और इसके लिए xf लिख देंगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप तो जानते हैं समाकलन उसी का होगा है जो डी के साथ लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग लिखे लिमिट लगा देंगे क्या, तो टी जो है ये 0 से टी तक जाता है, फिर यहाँ भी टी ही है इसलिए 0 से टी तक, और यहाँ पर x है, और x क्या है, स्थिति है, स्थिति प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जाता है इसलिए x i लिखे हैं, यहाँ x f लिखे हैं। आगे देखिएगा अब ये क्या होगा, u बाहर निकलेगा, तो u बाहर निकलेगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर u बाहर निकलेगा और ये क्या होगा, तो लिमिट लगा देंगे तो ये t हो जाएगा और यहाँ 0 से लेकर t तक हो जाएगा, फिर प्लस का साइन है यहाँ प्लस दे दीजिए। अब इसमें से a बाहर निकल जाएगा तो a बाहर निकलेगा और लिमिट होगा, और ये dt है, dt है, t dt, तो t का क्या होगा, यहाँ पावर 1 है तो पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा a स्क्वायर, तो जहां जितना पावर ऊपर रहता है उतना ही नीचे लिखते हैं यानी पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ लिमिट लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। अब आगे देखेंगे तो ये बराबर है और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो ये x है और ये x i से x f तक जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, और ये यहाँ से हुआ u और यहाँ जब लगाइएगा तो ये क्या होगा t माइनस 0 इस तरह से होगा, और ये प्लस a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो टी स्क्वायर बटा 2 और माइनस यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 0 स्क्वायर बटा 2 तो इसका कोनो मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स एफ माइनस एक्स आई, ये कुछ इस प्रकार से होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर हो गया यू टी और प्लस, अब देखिए इसका कहानी खत्म हो गया, 0 का स्क्वायर करिए बट्टा 2 करिए तो 0 ही होगा। अब ये जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा ए टी स्क्वायर, और देखिए एक्स एफ माइनस यानी अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति क्या देता है विस्थापन, तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग एस लिख देते हैं। अब ये क्या हो गया, यहाँ से हम लोगों का फॉर्मूला सिद्ध होकर आ गया कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है गति का दूसरा समीकरण। ये गति का दूसरा समीकरण सिद्ध हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो देखिए एक बार फिर से, देखिए ये क्या है, तो ये v है, v यानी वेग है, स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन जो होता है वेग देता है, ठीक है, तो इसलिए लिख दिया। ये बट्टा में है, इधर आया तो गुना में हो गया, यहाँ dx हुआ। अब क्या करेंगे, गति के प्रथम समीकरण से क्या जानते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी होता है। अब v के जगह पर यही चीज लिख दिए हैं। अब दोनों में गुना करेंगे बारी बारी से, तो u dt प्लस ए टी डी टी हो जाएगा, इधर dx है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ उचित सीमाओं में समाकलन करने पर, अब समाकलन किए तो इस तरह से, और उचित सीमा यानी कि समाकलन किसका होगा, जो d के साथ होगा, यानी t का, t कहां से जाएगा 0 से लेकर t तक जाएगा, फिर ये भी dt है यानी t 0 से लेकर t तक जाएगा। यहाँ x है, इसका मतलब स्थिति में परिवर्तन, तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति यानी xi और xf तक जाएगा। अब इसको हम लोग क्या किए, तो u बाहर निकल जाएगा। अब देखिए t है, यहाँ पर t है तो t के लिए अब लिमिट लगा देंगे, यहाँ पर a देखिए बाहर निकल जाएगा। अब देखो t है यहाँ पर, तो यहाँ पावर 1 है, तो पावर 1 है तो उसमें 1 जोड़ देते हैं, और जितना पावर ऊपर होगा उतना ही नीचे कर देंगे। और यहाँ लिमिट देखिए लोअर लिमिट है अपर लिमिट है, यहाँ x xi और xf हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसमें भरेंगे पुट करेंगे, तो पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो यहाँ पर रख दिए t और माइनस 0। अब देखिए a, अब देखो यहाँ t स्क्वायर हो जाएगा बट्टा 2, अब यहाँ पर 0 जब रखेंगे तो 0 स्क्वायर बट्टा 2 हो गया, यहाँ पर xf और माइनस xi हो गया। अब यहाँ पर क्या कर दिए कि गुना होगा तो ut हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इसका कहानी खत्म हो गया, ये बट्टा में 2 है तो 1/2 लिख सकते हैं, और a बटा टी स्क्वायर बराबर, अब देखो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, इसका मतलब विस्थापन हुआ, तो यहाँ s लिख दिए। अब इसी को पहले इधर ला दिए, इसको उधर रख दिए, तो ये क्या हो गया, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब चलिए अगले समीकरण यानी गति के तीसरे समीकरण को किस तरह से सिद्ध करते हैं, तो चलिए अब हम लोग गति के तीसरे समीकरण की ओर चलते हैं। और गति के तीसरे समीकरण में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी हम लोग a मानेंगे, यानी a बराबर हम लोग लिखेंगे dv अपॉन dt, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको इतना ही नहीं लिखेंगे, हम इसके आगे क्या करेंगे कि इसमें dx से ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करेंगे, ऊपर यानी dx से गुना भी करेंगे और dx से ही भाग भी करेंगे। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर कि दाएं पक्ष में, दाया पक्ष में यानी कि RHS में, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे जी, तो dx से गुणा तथा
dx से क्या करने पर, भाग करने पर, dx से गुना तथा dx से भाग करने पर। और इतना हम लोग लिख करके इस प्रकार से लिखेंगे कि a बराबर हो जाएगा कि dv अपॉन dt और गुने dx अपॉन dx। अब देखिए ये लिखने का मतलब क्या है, आखिर हम क्यों लिख रहे हैं। तो आप जानते हैं कि अगर इतना से हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर गति का पहला समीकरण आएगा, लेकिन हमको फिर से वैसा लाना नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें परिवर्तन करने के लिए। अब देखिए परिवर्तन होगा कैसे, तो ये देखिए ये dx इसके जगह पर आ जाएगा और ये dt इसके जगह पर आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि ये ऊपर नीचे एक ही जैसा है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये a बराबर क्या हो जाएगा, तो dv अपॉन dx हो जाएगा और यहाँ से फिर एक फॉर्मूला आएगा dx अपॉन dt। आपको पता है ये dx अपॉन dt क्या बन जाएगा, ये v बन जाएगा, क्या बन जाएगा, v बन जाएगा। और ये पहले से है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a बराबर dv, ये इसको हम लोग क्या बनाते हैं, v बना लेते हैं, ठीक है। तो ये v हो जाएगा और ये हो जाएगा dv बटा dx। इस तरह से हो सकता है, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, v लिख दिए। अब देखिए ये भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a dx, यहाँ पर क्या होगा v dv, ठीक है, इतना हुआ। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर दोनों तरफ उचित सीमाओं में समाकलन करने पर क्या लिखेंगे कि चूंकि दोनों तरफ उचित सीमाओं में समाकलन करने पर। अब देखिए दोनों तरफ उचित सीमाओं में समाकलन करेंगे तो यहां पर कुछ इस प्रकार से होगा, अब a dx और इधर क्या हो जाएगा v dv, इतना होगा। अब देखिए यहाँ पर लिमिट लगाएंगे हम लोग, तो क्या लिमिट लगेगा, किसके अनुसार से, जिसके साथ d लगता है, तो x है, इसका मतलब स्थिति हुआ, और स्थिति कहाँ से कहाँ तक, तो xi से xf तक। और यहाँ पर क्या है, v है, वेग है, तो प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक, यानी u और यहाँ v, इस प्रकार से हुआ। अब देखिए a तो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से होगा, और इसका आपका x निकलेगा और यहाँ xi और यहाँ होगा xf। इतना समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ देखिए v है, तो इसका पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक एक जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो v स्क्वायर अब बट्टा में फिर 2 हो जाएगा, और यहाँ u और यहाँ v, इस तरह से होगा। अब चलिए लिमिट को यहाँ पर भर देंगे, तो लिमिट भरिएगा तो क्या होगा, तो a और यहाँ xf माइनस xi हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर भरिएगा तो एक बार क्या होगा कि v स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। अब जब इस तरह से भर सकते हैं तो अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, a और इसका मान s आ जाएगा, as हो गया। और यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, बट्टा में दोनों के 2 हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बट्टा 2 कर देंगे तो ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा, v का घटाव कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर देखिए ये 2 भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, और कुछ इस प्रकार से आपका होगा कि 2as बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करिएगा, u स्क्वायर प्लस माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और आपका यहाँ पर फॉर्मूला आ गया, और ये क्या हो गया जी, गति का तीसरा समीकरण आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से गति का क्या हो गया जी, तीसरा समीकरण आ गया आपका, इसे कहते हैं गति का तीसरा समीकरण, जी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो आशा करते हैं कि आपको ये सब बातें समझ में आ गया होगा। एक बार पीछे करके भी आप लोग देख सकते हैं, इसको रिवीजन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर गति के तीनों समीकरण हम लोग बारी बारी से सिद्ध कर दिए, हम लोग ग्राफीय विधि से भी सिद्ध किए इसी तीनों समीकरण को, और फिर कलन विधि से। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर देखिए और इसको भी देखिए, ठीक है। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल पर, यानी स्टडी
ट्रांसफर। धन्यवाद।